नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, और स्वागत है मेरे फाइनेंशियल क्लिनिक में। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कमजोर कर रही है। ये कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके फाइनेंसेस को खोखला कर रहा है, और इसका नाम है इन्फ्लेशन। ये वही फाइनेंशियल दीमक है जो हर साल आपकी वेल्थ को चाटती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक आपको इसका एहसास होता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर हो गई होती है। अभी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक लग सकती है, लेकिन जरा गहराई में जाकर सोचिए, क्या आपके पैसे उतने ही ताकतवर है जितने 10 साल पहले थे? क्या आप 100 रुपए से आज भी वही चीजें खरीद सकते हैं जो 10 साल पहले खरीद सकते थे? क्या आपकी सेविंग्स इतने मजबूत है कि वो बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन आपकी फाइनेंशियल ताकत को कम कर रही है और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा। पिछले 64 साल में ना इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन रही है 7.3%। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए लेकर एक गुल्लक में रख दिए, तो अगले साल उसकी वैल्यू ना सिर्फ 93 रुपीज रह जाएगी, और उसके अगले साल उसकी वैल्यू 87 रुपीज रह जाएगी, और ऐसा करते करते ना 10 साल बाद उसकी वैल्यू हार्डली 25 से 30 रुपए रह जाएगी। मान लीजिए 2015 में आपके पास 100 रुपए थे और उस 100 रुपए से आप 100 पेंसिल खरीद सकते थे, लेकिन 2025 में ना उसी 100 रुपए में आपको हार्डली 25 से 30 ही पेंसिल मिलेंगे। तो पैसा तो वही है, लेकिन उसकी ताकत कमजोर हो गई है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इन्फ्लेशन नाम के इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ना सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट का नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है जो आप करके ना अपनी वेल्थ को बचा सकते हैं और इनफैक्ट इसे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? तो इन्वेस्टमेंट के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के दवाई है। कुछ है मल्टीविटामिन्स, कुछ है सलाइन, कुछ है स्टेरॉइड्स, कुछ है एंटीबायोटिक्स। हर एक दवाई का असर अलग होता है और उसके साइड इफेक्ट भी अलग होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि इन सारे इन्वेस्ट ऑप्शंस को मिक्स करें और एक एसेट एलोकेशन बनाएं। लेकिन एसेट एलोकेशन के बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट्स में ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, आर्ट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। इन सब के बारे में अब हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत ही सुरक्षित होते हैं लेकिन धीमा इलाज करते हैं। ये ना किसी मल्टीविटामिन की तरह होते हैं जो एक्चुअली साइड रोल प्ले करते हैं। इन्फेक्शन से आपको बचा नहीं पाते, लेकिन आपको ये हेल्दी रखते हैं। मल्टीविटामिन के भरोसे ना आप आपके मसल्स एंड बॉडी को ग्रो नहीं कर सकते, और इसके भरोसे आप एक बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में ना आपको सेफ्टी मिलती है, आपको पता होता है कि आपको रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं और किस ड्यूरेशन में आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए ना इसमें रिस्क कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, और इसी के वजह से इसके रिटर्न्स भी कम होते हैं। आमतौर पर इनके रिटर्न्स ना 4 से 7 या 7.5% की तरह होते हैं, और एक लंबे समय पर ना ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। इसीलिए इनका इस्तेमाल ना शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी वो गोल्स जो 1 से 3 साल के ड्यूरेशन में पूरे होने वाले हैं। अब मैं बताऊंगा कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के साथ लोग गलती क्या करते हैं। बहुत बार ना लोग है ना अपने लंबे ड्यूरेशन के गोल्स यानी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल। उन्हें लगता है कि ये पैसे सेफ रहेंगे और मुझे ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी इंसान को अर्जेंटली कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो वो फ्लाइट लेने के बदले ना चल के जाता है। वो कभी ना कभी कन्याकुमारी पहुंच तो जाएगा, लेकिन जब तक वो पहुंचेगा ना उसका काम नहीं हो पाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट्स को अगर आप लंबे ड्यूरेशन की गोल्स के रखोगे ना, तो आपका पैसा तो जमा हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ खास बचेगी ही नहीं और आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2015 में ना आपने 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट की थी 6% पे, तो 2025 में आपके पास ना 90 लाख रुपए होंगे। आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, अरे 90 लाख है मेरे जेब में, लेकिन ना उन 90 लाख की जो परचेसिंग पावर है ना, वो 2015 के 50 लाख से भी कम होगी। इसीलिए पैसा तो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उसकी पावर कम हो गई होगी। नंबर 2, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ये तेज़ और असरदार होते हैं, लेकिन इक्विटी की जो दुनिया है ना, ये फिक्स्ड इनकम के दुनिया के बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पे रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। ये उनके लिए सही है जिनके पास धैर्य है और हिम्मत है। आपको पता है सेंसेक्स ने ना पिछले 40 साल में एवरेज रिटर्न कितना दिया है? ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया हुआ है। और लंबी रेस के लिए ना
इन्फ्लेशन के इन्फेक्शन को बीट करने के लिए ये सबसे सही ट्रीटमेंट है। ये ना एक एंटीबायोटिक की तरह है जिसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स तो है, लेकिन अगर आप कोर्स पूरा करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी पूरा होगा। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब लोग इसमें जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में लग जाते हैं। स्टॉक मार्केट ना एक रोलर कोस्टर की तरह है। जब रोलर कोस्टर चल जाएगा और तेज़ दौड़ता है तो आपको डर लगता है, लेकिन आपको उससे कूदना नहीं होता। आप अगर बैठे रहोगे तो थोड़े टाइम बाद रोलर कोस्टर अपने आप आकर रुक जाएगा और आप सेफली नीचे उतर जाएंगे। अब मैं आपको एक स्टॉक मार्केट की कॉमन गलती बताता हूँ। अक्सर ना आम लोग मार्केट में तब एंट्री लेते हैं जब मार्केट ऑलरेडी पीक पर होता है। आप लोगों के दोस्तों की, रिश्तेदारों की कहानियाँ सुनते हैं, अरे 2 साल पहले मैंने पैसे लगाए थे, अब वो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए। तब आपको भी एक फेमस लाइन याद आती है कि अगर मैंने भी ना 2 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज मेरे पास 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख होते। और इसी आशा में अब आप मार्केट में एंट्री ले लेते हो। लेकिन मार्केट ना अपनी चाल पे चलता है। जब लोगों को लगता है ना कि आसानी से पैसा बन जाएगा, वो तभी धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके बाद ना आपके जो 10 लाख है ना वो 5 लाख या 7.5 लाख रह जाते हैं और फिर आप लॉस बुक करके बाहर निकलते हो और मार्केट को कोसते हो। आमतौर पर लोग ना मार्केट को लॉटरी की तरह खेलते हैं, हिट या मिस। लेकिन मैं कहता हूँ मार्केट को आप लॉन्ग टर्म की तरह खेलो, देखिए आपके पैसे पक्के बनेंगे। नंबर 3, रियल इस्टेट। ये धीमा और टिकाऊ ऑप्शन है, इसे सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन इसके भी अपने ना प्रॉब्लम्स है। रियल इस्टेट के लिए आपको अच्छा खासा कैपिटल लगता है, इसके रिटर्न्स भी वैसे कम हैं, 2 से 5%। और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट लोन लेकर किया है ना, तो जब तक आपका लोन नहीं फिटता आपके रिटर्न्स तो नेगेटिव ही है। रियल इस्टेट का एक फ़ायदा है लेकिन कि ये आपको धीरे धीरे पैसिव इनकम कमा के दे सकता है। जैसे एक सलाइन की बॉटल होती है ना, वैसे ही रियल इस्टेट आपको धीरे धीरे वेल्थ कमा के दे सकता है। और दूसरा बेनिफिट है कि इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म पर। रियल इस्टेट को मैं लंबी रेस का घोड़ा तो नहीं, लेकिन लंबी रेस का हाथी कह सकता हूँ। इसकी चाल धीरे है लेकिन मजबूत है। तो रियल इस्टेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ना रियल इस्टेट आपके पोर्टफोलियो की सबसे पहली चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, गोल्ड। हम सब जानते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, और गोल्ड तो सबसे सेफ हेवन माना जाता है। गोल्ड ने ना 1971 से लेकर अभी तक एवरेज रिटर्न्स दिया है 10.6%, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए काफ़ी है। पिछले 10 सालों में गोल्ड ने रिटर्न दिया है एवरेज 9.3% और पिछले 5 सालों में तो 13.5% रिटर्न दिया है, जो एक्चुअली उसके लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है। लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए गोल्ड एक सही ऑप्शन है। लेकिन क्या मैं अपने सारे पैसे गोल्ड में लगा दूं? वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। गोल्ड को ना एक इन्फ्लेशन हेज की तरह देखा जाता है, मतलब जब मार्केट नीचे जाता है ना तब गोल्ड ऊपर जाता है। ये अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहे। अब गोल्ड के साथ होने वाली कॉमन गलती मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने ज़िंदगी भर एक लाइन तो ज़रूर सुनी होती है, सोना अभी बहुत महंगा हो गया है, थोड़ा वेट करते हैं, कम आने के बाद फिर लेंगे। लेकिन सोना कभी नीचे आता ही नहीं और हर साल ये बढ़ते ही जाता है। ये पिछले साल भी महंगा था, आज भी महंगा है और कल भी महंगा ही रहेगा। इसीलिए सोने में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के SIP की तरह ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सोना लेते रहिए। आप भले इसे फिजिकल फॉर्म में लीजिए या डिजिटल फॉर्म में लीजिए, चॉइस आपकी है। नंबर 5, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज और आर्ट। ये ना बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसमें ना या तो जैकपॉट है या तो टोटल लॉस है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो काफ़ी हाई रिस्क झेल सकते हैं। देखिए, या तो ये ना छप्पर फाड़ कर पैसा देगी या तो आपके घर का छप्पड़ उड़ा कर ले जाएगी। इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करने के पहले बिल्कुल सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, और अगर करना ही है आपको तो इसमें अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% एलोकेट कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। तो अब मैं अपने ओरिजिनल सवाल पे आता हूँ। इन्फ्लेशन नाम के इस इन्फेक्शन का ना सही ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सिंपल फंडा याद रखिए। इन्फ्लेशन 7.3% है एवरेज, तो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो 7.3% से ज़्यादा रिटर्न्स दे सके, और वो भी लंबे ड्यूरेशन के लिए। देखिए, इन्फ्लेशन का असर ना लंबे ड्यूरेशन पे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जब आप किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तब इन्फ्लेशन से आपको डरने की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे रिटर्न्स कम हो लेकिन सेफ्टी ज़्यादा हो। और लॉन्ग टर्म में ना इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हो, जैसे कि इक्विटी, जैसे कि गोल्ड। ये लंबे समय के लिए सही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट डोंट वरी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स हो
बेझिझक पूछिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फ्लेशन के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखिए।